नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर जीव को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए। उसी तरह से पेड़ पौधों को भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है उनकी उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। आज हम उन्हीं तत्वों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो किसी भी पेड़ पौधे में विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है उनके पोषक तत्वों के रूप में, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो 16 ऐसे तत्व हैं जो मुख्य रूप से किसी भी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। उन 16 तत्वों में से जो 95% भाग होता है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का। यानी कि किसी भी पेड़ में जो 95% उनका भार है या वेट है वो होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का। अन्य जो 5% जो बच जाते हैं वो होते हैं दूसरे 13 तत्वों का। तो इस वीडियो में हम उन 13 तत्वों में से कुछ तत्वों के बारे में बात करेंगे। अगर प्रत्येक तत्व के बारे में बात किया जाए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम कोशिश करते हैं कि इनमें कुछ तत्वों के बारे में आपसे बात किया जाए। चलिए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 16 ऐसे तत्व होते हैं जिनकी पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। उनमें से पहला जो होता है बेसिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें हमें बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती। पेड़ पौधे जो होते हैं ये वातावरण से खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो है प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर में है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद है सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके बाद जो अंतिम है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो इन तत्वों की आवश्यकता पेड़ों को होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये पेड़ पौधों को हमें बाहर से देने की आवश्यकता होती है। अगर प्रॉपर ग्रोथ हमें चाहिए पेड़ पौधों में तो हमें इन्हें बाहर से देने की आवश्यकता होती है। इनमें से अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात की जाए तो 45 किलोग्राम प्रति एकड़ हर साल इनको देना पड़ता है बाहर से। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इनसे थोड़ा सा कम मात्रा में देने की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। और रही बात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो इन्हें कम मात्रा में देने की आवश्यकता होती है, लगभग 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़, लेकिन ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि प्राथमिक और द्वितीयक। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। किसी भी लिविंग सेल्स की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन पाया और आप देखेंगे कि किसी भी कोशिका में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और जो डीएनए हैं उनमें नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप थोड़ा बहुत रसायन के जानकार हैं तो आपको पता होगा कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और डीएनए के लिए नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण तत्व है। एक और आप जानते हैं कि क्लोरोफिल की संरचना जो बाजू में आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन रिंग है उसमें 4 नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्लोरोफिल की संरचना का फिर कोई महत्व नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है किसी भी पेड़ पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। पेड़ पौधों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है और क्लोरोफिल की मदद से ही पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बना पाते हैं, यानी कि स्टार्च या सेलुलोज का निर्माण कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन किसी भी पेड़ पौधों के लिए कितना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए पेड़ पौधों में तो क्या परेशानियाँ उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और डीएनए का एक महत्वपूर्ण तत्व है, साथ ही साथ क्लोरोफिल में भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। और आप जानते होंगे कि जो डीएनए या प्रोटीन या अमीनो एसिड्स का निर्माण रुक जाए यानी कि किसी भी जीव जंतु में पूरी तरह से ग्रोथ रुक जाती है। और साथ ही नाइट्रोजन की कमी से पेड़ में जो क्लोरोफिल है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और अब जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वो पेड़ के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और जब नाइट्रोजन की कमी हो गई तो इस कारण जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं वो हल्का सा पीलापन ले लेते हैं। हल्का सा पीलापन या कहें कि उसका ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है और पेड़ पौधा पूरी तरह से सूखने लगता है। इस कारण आप देखेंगे कि हम नाइट्रोजन की कमी होने पर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया यानी कि डाईएमीन कीटोन यानी कि नाइट्रोजन। और जैसे ही हम यूरिया डालते हैं आप देखेंगे कि पेड़ पौधों में हरापन वापस आ जाता है। अब इसी तरह से हम अगले तत्व की बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो पेड़ पौधों में ऊर्जा के संग्रहण और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। आप देखेंगे कि पेड़ पौधों में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती है, जैसे कि स्टार्च या सेलुलोज का निर्माण हो गया या कहे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो गई। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा फास्फोरस पेड़ पौधों को प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि जब पेड़ पौधों में फूल या फल लगना हो तब उसी समय हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पेड़ को मिलती है तो वो फूल के निर्माण में या कहे कि फल के आकार के निर्माण में आवश्यक होता है। फास्फोरस एक और तरह से महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको डीएनए की संरचना मालूम हो तो आप जानते होंगे कि फॉस्फेट कितना महत्वपूर्ण होता है वहाँ पर भी।
अब हम देखते हैं कि फास्फोरस की कमी होने पर क्या परेशानी आती है। तो फास्फोरस की कमी को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बाकी परेशानियों की तरह ही दिखता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए या सामान्यतः देखा जाता है कि पत्तियों के किनारे में अगर हल्का सा नीला या कालापन पड़ जाए, इसका अर्थ है कि फास्फोरस की पेड़ में कमी है। अब हम एक और महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है पत्तियों में उपस्थित जो स्टोमेटा है उसके खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो पेड़ पौधे जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पोटेशियम निभाता है। जिस प्रकार इंसानों में सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कोशिकाओं के सिकुड़ने और फैलने के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल लगभग उसी तरह से पोटेशियम भी पेड़ पौधों में स्टोमेटा को बंद और खोलने का कार्य करता है, जिससे कि पेड़ पौधों में श्वसन प्रक्रिया लगातार बिना किसी परेशानी के चलते रहे। इस प्रकार पोटेशियम जो होता है वो प्लांट के स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। स्ट्रेस रिलीज़ कुछ इस प्रकार से कि जैसे कि अगर इंसान को ताज़ा हवा लगातार मिलते रहे तो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है, बिल्कुल वैसा ही अगर पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में है तो पेड़ पौधों में श्वसन प्रक्रिया बराबर चलते रहती है। पोटेशियम जो होता है पेड़ पौधों में स्टार्च निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। साथ ही साथ अगर पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा पेड़ पौधों में है तो उसकी जड़ें मजबूत होती है और पेड़ सीधी तरह से खड़े रहती है। इस तरह हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का महत्व जो पेड़ पौधों के लिए है उसको अगर समझना चाहें तो एक बिल्डिंग निर्माण के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग निर्माण के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, ईंटें, छड़ें, उसी प्रकार से अगर किसी पेड़ पौधे में आवश्यक जो तत्व है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हीं से मिलकर लगभग पूरा पेड़ बना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से बिल्डिंग में ईंटें या छड़ों को बांध के रखने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि मजबूती प्रदान करने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। यानी कि पेड़ पौधों में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन सीमेंट की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार बिल्डिंग में सीमेंट मजबूती के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन आवश्यक है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसके मजबूती के लिए। अब ईंटें हो गई, छड़ें हो गई या सीमेंट हो गई, इन तीनों की आवश्यकता तो पड़ती है बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन क्या इन तीनों की मदद से बस बिल्डिंग निर्माण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार लेबर बिल्डिंग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि अगर किसी बिल्डिंग मटेरियल की कहीं पर ज़रूरत हो तो उसको उस जगह पर पहुंचाने का कार्य करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पेड़ पौधों में हमारा फास्फोरस कार्य करता है। फास्फोरस जो होता है पेड़ पौधों में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अब प्रॉपर बिल्डिंग मटेरियल हो गए, लेबर्स भी हो गए, लेकिन अगर एक सुचारू ढंग से अगर बिल्डिंग में काम चलते रहे, बिल्डिंग सही ढंग से बनते रहे, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर पूरा देख रेख करता है कौन सा काम कहाँ पे करना है, कैसे करना है। बिल्कुल उसी कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करता है पोटेशियम पेड़ पौधों में। मतलब जो पोटेशियम जो होता है पेड़ पौधों में वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर की तरह कार्य करता है। जैसे कि बिल्डिंग निर्माण में कहाँ पर क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या डिज़ाइन होगा, इसका निर्धारण करता है कॉन्ट्रैक्टर। बिल्कुल उसी तरह से पोटेशियम भी पेड़ पौधों में ग्रोथ को किस तरह से मेंटेन करना उसके लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे कि पोटेशियम की अगर कमी हो तो पेड़ पौधों में क्या परेशानी होती है। वैसे पोटेशियम का कमी होने पर पहचानना इसका भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम देखते हैं कि पत्तियां जो होती है वो किनारे से सूखने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए हम राख जो इस्तेमाल करते हैं या जिसको पोटास भी कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम पेड़ पौधों को मिलता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम कितना महत्वपूर्ण होता है पेड़ पौधों के लिए। इसी तरह से कुछ और भी तत्व हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये भी आवश्यक तत्व हैं जो पेड़ों की आवश्यकता होती है। अगर इन पर भी बात किया जाए तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इन पर यहाँ पर बात नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि इन पर भी आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैंने लगभग सरल भाषा में प्रयास किया है ताकि एक आम व्यक्ति भी इन बातों को समझ सके। वैसे तो रसायन शास्त्र के जो छात्र हैं वो तो लगभग इन बातों को समझ जाएंगे, लेकिन एक आम किसान भी इन बातों को समझ पाए उस तरह से मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको किसी टॉपिक पर एकदम विस्तृत जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। असल में जो केमिस्ट्री है वो कृषि की आत्मा है, यानी कि बिना केमिस्ट्री के जानकारी के अगर आप खेती किसानी करने जाते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर आप थोड़े बहुत जानकार हैं रसायन शास्त्र के तो आपको खेती किसानी में बहुत सहूलियत होती है। तो इसी कारण से हम रसायन को सामान्य व्यक्ति भी समझ पाए उस तरह से हम वीडियो का निर्माण कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर कुछ कमी हो तो वो भी बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। धन्यवाद।